भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके बाद विशेष एमपी और एमएलए कोर्ट ने बीएसपी के पूर्व महासचिव रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और वरिष्ठ नेता राम अचल पर कार्रवाई करते हुए बड़े आदेश दिए हैं, जिसमें अब उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। अदालत ने पहले ही इनको भगौड़ा घोषित करके रखा हुआ था। आपको बता दें, भाजपा नेता दयाशंकर की मां तेतरा देवी ने 22 जुलाई 2016 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज मामले में आरोप लगाया था कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा में उनके परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। उसके अगले दिन पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में तेतरा देवी की नाबालिग पोती और परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करी थी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब इतनी बड़ी कार्यवाही करी जा रही हो। साफ तौर पर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उस दौरान किया था, जो काफी चर्चा में रहा था। कोर्ट ने जिस तरह की कार्रवाई करी है, जिस तरह से उनकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया जा रहा है, ऐसे में समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की जौहरी यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई है। बताते चले कि 16 जनवरी को एसडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की ओर से कोर्ट के अंदर जो आदेश हुआ था, उसके बाद कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जौहर ट्रस्ट ने ये जमीन कुछ शर्तों के साथ खरीदी थी, जिस पर आज जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। शर्तों के उल्लंघन की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर तत्काल एसडीएम सदर ने उसकी जांच की। जांच करने के बाद कार्रवाई की गई तो पता लगा कि जांच जो है वो बिल्कुल सही दिशा में गई। शिकायत का जो आधार था वो बिल्कुल सही पाया गया। शिकायत को सही पाए जाने के बाद एसडीएम प्रशासन ने कोर्ट में मुकदमा चला, जहां पे एडीएम प्रशासन की तरफ से 16 जनवरी को कोर्ट ने जमीन को सरकार के अंदर निहित करने के आदेश दिए। अब 16 जनवरी को कोर्ट ने जमीन को सरकार की तरफ वापस करने का आदेश दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम सदर प्रवीण कुमार ने 1400 बीघे जमीन तहसील के नाम अभिलेखों में दर्ज कर जौहर यूनिवर्सिटी से काट कर सरकार का नाम दर्ज कर दिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आजम खां अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे। एडीएम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को जोरदार झटका दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़े झटके के रूप में ये माना जा रहा है। फिलहाल आजम खां की 1400 बीघे जमीन सरकार के नाम दर्ज कर दी गई है। अब इसमें आजम खां अपनी तरफ से अपील करेंगे या फिर तो इस मामले को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां इन दिनों अपने बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। इटावा में वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत 5 कर्मचारी R9 टीवी के कैमरे में शराब पार्टी करते हुए कैद हुए हैं। इस पार्टी के कैद होने के बाद वन विभाग के आला अधिकारियों में खलबली मच गई है। इटावा में वन विभाग में तैनात रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत 5 वनकर्मी वन विभाग कार्यालय में ड्यूटी टाइम पे शराब के जाम छलकाते हुए दिखाई पड़े हैं। R9 टीवी के कैमरे में कैद हुए ये वनकर्मी शराब पार्टी करते हुए दिखाई पड़े। इस मसले पर जब वन विभाग के अधिकारी डीएफओ से बात की गई तो उन्होंने वीडियो में दिख रहे कर्मचारियों से जांच की बात कहकर उन पर कार्रवाई करने का हवाला दिया है। शराब के नशे में वनकर्मी मीडिया कर्मियों से अभद्रता करने तक पे उतारू हो गए थे। इस मामले की जानकारी इटावा की जिला अधिकारी श्रुति सिंह को हुई तो उन्होंने तत्काल डीएफओ से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की आदेश दिया है। अब देखने वाली बात है कि वन विभाग के बड़े अधिकारी जो कि शराब के नशे में पार्टी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है।
R9 टीवी की टीम के द्वारा जब यह वीडियो इटावा के आला अधिकारी, जिलाधिकारी और वन विभाग के DFO के सामने जब रखी गई तो उन्होंने वीडियो में दिख रहे रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत वन कर्मियों की शिनाख्त के बाद उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि अधिकारी वन विभाग में जो ड्यूटी के टाइम पे शराब पीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि वन विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने गंभीर हैं। इटावा से रोहित सिंह चौहान, R9 टीवी। यहाँ एक तरफ देश में कई किसान ऐसे हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के किसानों की सब्जी की डिमांड अब विदेशों से होने लगी है। यही वजह है कि वाराणसी के मंडला आयुक्त ने बनारस से हरी सब्जियों की खेप विदेश यात्रा पे भेजी है। भारतीय सब्जियां अब पूर्वी एशियाई देशों के रसोई घरों की शोभा बढ़ाएंगी। इसको लेकर एपीडा की ओर से एक सब्जी का कंसाइनमेंट शाहजहां और संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वाराणसी को कृषि उत्पाद के निर्यात का हब बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के सिलसिले में आज वाराणसी के किसानों की ओर से उपजाऊ मटर, बैगन समेत अन्य सब्जियों को पूर्वी एशियाई देशों को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से भेजा गया। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार समेत निर्यातक संगठनों और FPO के सहयोग से किसानों की सब्जियों को विदेश भेजा जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र और आसपास के जिलों के किसानों की जो सब्जियां हैं या फल हैं उनको लगातार इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। यही वजह है कि लंगड़ा आम के बाद अब हरी सब्जियों की डिमांड भी विदेश से आने लगी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्वांचल की जो सब्जी है, जो किसान हैं, उनकी कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है। मिर्ज़ापुर जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टला। विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुर रामगया घाट पर मंगलवार को सवारियों से भरी नाव गंगा नदी में अचानक पलट गई। नाव पर 18 लोग सवार थे। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है सुबह रामगया घाट शिवपुर से गंगा नदी उस पार 18 लोग नाव में सवार होकर मटर की फली तोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक नदी में नाव पलट गई, जिसे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची स्टीमर और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आनन फानन में सभी को विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर 12 लोगों का इलाज चल रहा है। एक की हालत गंभीर, बाकी लोगों को घर भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों से अस्पताल में मिलकर डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। विद्या प्रकाश भारती, R9 टीवी, मिर्ज़ापुर। मेरठ में प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग लड़कियों के धर्मांतरण कराने आए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस युवक के पास से 2 लड़कियों को बरामद किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। पुलिस की पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि ये शख्स भोली भाली लड़कियों को कभी नौकरी का झांसा देकर तो कभी प्रेम जाल में फंसाकर पहले भी कई लड़कियों का धर्मांतरण कर चुका है और लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देता चला आ रहा है। दरअसल मामला मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र का है, जहां पावली इलाके से आफ्ताब नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो बलरामपुर जिले का रहने वाला आफ्ताब बस्ती जिले की एक नाबालिग लड़की और उसकी एक सहेली को अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरठ ले आया है। इन लड़कियों के धर्मांतरण कराने की इस युवक ने तैयारी कर ली थी, लेकिन एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जब छापेमारी की तो युवक से सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो आफ्ताब ने इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस आफ्ताब से जुड़े उन लोगों की तलाश कर रही है जो लव जिहाद जैसे घिनौने मामले में उसकी मदद कर रहे थे। आफ्ताब के पास से बरामद लड़कियों से भी पूछताछ जारी है ताकि उससे जुड़ी और जानकारियां भी मिल सके। फिलहाल आरोपी को बस्ती पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके बाद बस्ती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को बस्ती पुलिस को सौंप दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लव जिहाद जैसी घटनाएं कब तक रुक पाती हैं। मेरठ से कैमरा पर्सन एमन नवाज के साथ सलीम सैफी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। महाराजगंज जिले में एक नाबालिग लड़की से रेप की आशंका के बाद उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जंगल में अर्धनग्न किशोरी के 100 खून से लथपथ मिला है। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी घर से थोड़ी दूर पर घास काटने गई थी। कल शाम को जब वह वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस को सूचना दी, रात होने के कारण पुलिस भी खोजबीन नहीं कर पाई। आज किशोरी के अर्धनग्न खून से लथपथ शव को जंगल के किनारे से बरामद किया गया है।
हालांकि मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल पर पुलिस अधिकारी कैंप किए हुए हैं। घटना के खुलासा के लिए डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुंच चुकी है। शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धरपकड़ तेज भी कर दिया है। घटना के बाद से किशोरी के साथ हुई हैवानियत के विरोध में गांव में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कई खुलासे हो सकते हैं। जियाउद्दीन, R9 टीवी, महाराजगंज। सूबे की सरकार सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा देने की बात करती है, लेकिन गोंडा जिले में सरकारी अस्पताल में लाल खून का काला कारोबार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति जिला अस्पताल पहुँचता है तो उसको 2 यूनिट खून के बदले 5,000 से 7,000 रुपये की मांग की जाती है। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद CMS ने उस पीड़ित को उसका पैसा तो वापस करा दिया, लेकिन जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के निर्देश के बाद उस संविदा कर्मी को, जो वाहन चालक था, उसकी सेवा समाप्ति कर दी गई है। जिला अस्पताल में ब्लैक मार्केटिंग करने वाले संविदा वाहन चालक को तत्काल बर्खास्त कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। वहीं खून की कालाबाजारी का खुलासा होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में दलालों व स्वास्थ्य कर्मियों का गठजोड़ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। दरअसल परसपुर ब्लॉक की रहने वाली महिला शांति देवी अपने बीमार पति के लिए खून लेने ब्लड बैंक गई थी। शांति के पति की हादसे में पैर टूट जाने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद उसके पति को 2 यूनिट खून की आवश्यकता पड़ी। उसी वक्त एक युवक ने उससे संपर्क किया, जो खुद को अस्पताल का कर्मचारी बताते हुए खून दिलाने की पेशकश की। 2 यूनिट खून के बदले युवक ने महिला से 7,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद महिला अपने रिश्तेदार को लेकर ब्लड बैंक गई। महिला का कहना है कि जिला अस्पताल में खून के ब्लैक मार्केटिंग का कारोबार चल रहा है और अस्पताल में दलाल 3 से 7,000 रुपये लेकर खून बेच रहे हैं। लाल खून के काले कारोबार के मामले में जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिवेदी को जांच सौंपी थी। हालांकि जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद वाहन चालक को सेवा समाप्ति कर दी गई और ऐसे में जो जिला प्रशासन है, अस्पताल प्रशासन फिलहाल इस पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन यानी CMS किस तरीके से इस काले कारोबार को रोकने में सफल हो पाते हैं। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की लाख दावे कर ले, लेकिन जनपद आजमगढ़ में कानून व्यवस्था कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। ताज़ा मामला जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात बदमाशों ने प्रधान पति की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमौड़ा गांव निवासी मनीष राय, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है, जिनकी पत्नी अर्चना राय गांव की प्रधान है। बताया गया कि मनीष राय रात में करीब 8 बजे गांव के मुख्य रोड पर स्थित सरकारी गल्ले की दुकान के निकट 2 सिपाहियों से बात की। वह सिपाहियों के जाने के बाद अंडा की दुकान पर बैठकर अंडा खाने लगे। उसी दौरान 2 बाइक से 4 सशस्त्र बदमाश अचानक धमक पड़े। मनीष कुछ समझ पाते कि उससे पूरे ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां लगने से लहूलुहान मनीष गिर पड़े। बदमाशों ने भागने के बाद उन्हें ग्रामीणों की मदद से निकट के एक अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मनीष ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि मनीष के चाचा उमाशंकर राय की भी 1.5 वर्ष पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी केस में मनीष की मुख्य पैरवी कार थे और प्रधानी के चुनाव को भी लेकर उनकी रंजिश चल रही थी। हालांकि मृतक के परिजनों ने 9 लोगों के खिलाफ लिखित तहरीर दे दी है। 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। 7 अन्य अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। अभी तक अस्पतालों में आपने मरीजों की शोषण की खबरें आप देखी होगी, लेकिन रायबरेली से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। अब मरीजों और उनके तीमारदारों का जिला अस्पताल में मोबाइल तक चोरी हो जा रहा है, जिससे पीड़ित होकर
मरीज व तीमारदारों ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पतालों में लोग इलाज करवाने जाते हैं और ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उन्हें एडमिट किया जाता है, पर उनकी व उनके सामानों की सुरक्षा व्यवस्था के कोई प्रबंध नहीं किए जाते, जिससे चोर सक्रिय रहते हैं और मरीज व उनके तीमारदारों के सामानों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला रायबरेली जिले के से सामने आया है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल में इन दिनों चोरों की सक्रियता इस कदर देखने को मिल रही है कि चोरों ने वार्ड नंबर 2 में एक साथ आधा दर्जन मरीजों व उनके तीमारदारों के मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए हैं। फिलहाल मामला प्रकाश में आने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और मोबाइल को सर्विलांस में लगाकर जाँच पड़ताल शुरू की है। अब देखने वाली बात होगी, जिस हिसाब से जिला अस्पताल में मरीज व उनके तीमारदार इलाज कराने के लिए आते हैं और उनके मोबाइल जो है चोरी हो जाते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।